नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र में एनसीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी खतरे में है। आपको याद होगा, पिछले दिनों एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अडानी की कारगुजारियों के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग को बेकार बताया था। उन्होंने कहा था कि इसका कोई तुक नहीं है, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति में भाजपा का ही बहुमत होगा। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। यह बात शरद पवार ने तुक्के में नहीं कही थी। भाजपा के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों की झांकी भर थी ये। सबको पता है कि पवार और मोदी में गहरी छनती है और दोनों को ही एक दूसरे से कोई खास वैचारिक दिक्कत नहीं है, अगर इस साथ को सत्ता में बदला जा सकता हो तो। इसीलिए पवार को एक प्रैक्टिकल नेता के तौर पर जाना जाता है, जो समय आने पर सियासत की सही चालें चलने के लिए विख्यात है, और इसमें सिद्धांत हरगिज उनके रास्ते में नहीं आते। तो अब क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे, हम क्यों कह रहे हैं कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से हाथ मिला लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। उन्होंने आरोप लगाया है कि कम से कम 50% बाजार समितियों के चुनाव में एनसीपी ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। जी हां, एनसीपी के मुखिया बीजेपी और कांग्रेस के बीचों बीच खड़े हैं और उन्हें दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें सत्ता और विपक्ष दोनों का मजा चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बाजार समितियां बहुत ताकतवर होती हैं और इसकी अपनी राजनीति है। इनका गठन कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम यानी एपीएमसी एक्ट 1963 के तहत किया गया था, जिसका मकसद था किसानों को फसलों का वाजिब दाम दिलाना, उनके मुद्दे उठाना और उनकी बात सरकारों तक पहुंचाना। हर पार्टी चाहती है कि इन बाजार समितियों पर उसका नियंत्रण रहे, क्योंकि इनकी सीधी पहुंच किसानों तक होती है और वो उन्हें प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। इन समितियों में चुनाव होने वाले हैं, यह है खबर। महाराष्ट्र में ऐसी 305 समितियां, इनमें से 258 समितियों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नाना पटोले के मुताबिक भाजपा और एनसीपी 150 से ज्यादा समितियों में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि यह बेहद आपत्तिजनक है। पटोले ने कहा, हम ठाणे में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। आपको बता दें कि एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू के बाद से ही कांग्रेस और एनसीपी के बीच तल्खी बढ़ गई है। नाना पटोले ने कहा कि जेपीसी की मांग के खिलाफ शरद पवार का बयान एक धोखा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि पवार राहुल गांधी की मांग का विरोध करेंगे। अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी तरह का बयान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपीसी जांच से कतराने के लिए बहुत पवित्र रास्ता निकाला है। उन्होंने विपक्ष के एक बड़े नेता को इसे रोकने के लिए उतारा है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी की जांच के मुकाबले संयुक्त संसदीय समिति को बेहिसाब अधिकार मिले होते हैं और केवल इसी से अडानी मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय में बोफोर्स मामले, हर्षद मेहता केस और केतन पारिक केस में जेपीसी का गठन किया गया था। अगर मोदी की नीयत पाक साफ है तो वो इससे भाग क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक सीधा सवाल उठाया है कि अडानी की फंडिंग का स्रोत क्या है, और अब बीजेपी को बताना ही पड़ेगा कि अडानी और मोदी के बीच रिश्ता क्या है। यह विवाद इतना बढ़ा कि शरद पवार को लगने लगा गलती हो गई। 24 घंटे के भीतर वो अपने रुख से पलट जाते हैं, लेकिन इसमें भी उन्होंने एक होशियारी कर दी, चाल चल दी। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष की एकता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है तो मैं जेपीसी के गठन का विरोध नहीं करूंगा। इस अगर को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में मेरे दोस्त यदि जेपीसी की जांच पर अड़ते हैं तो फिर एकता की खातिर मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। सिर्फ विरोध नहीं करूंगा, मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं, लेकिन यह तय करने के लिए कि हम विपक्ष के तौर पर एक साथ हैं, मैं उनका साथ दूंगा, पर हम जेपीसी की जांच को लेकर जिद भी नहीं करेंगे। पवार का कहना है कि जेपीसी का गठन संसद में राजनीतिक दलों की सदस्य संख्या के आधार पर होता है। भाजपा के 200 से ज्यादा सांसद हैं। इस हिसाब से 21 सदस्यों वाली जेपीसी में उसके सबसे ज्यादा सदस्य होंगे। पूरे विपक्ष से अधिकतम 5 या 6 सांसद ही इसमें शामिल होंगे। ऐसे में इतनी कम संख्या होने पर विपक्षी सांसद कैसे प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकेंगे।
पवार ने कहा कि फिर भी अगर विपक्ष के लोग जेपीसी की मांग पर अड़े ही हुए हैं तो एकता बनाए रखने के लिए मैं भी उनका साथ दूंगा। आपको बता दें कि पवार ने अडानी के मामले पर संसद ठप किए जाने को लेकर भी सवाल उठाया था। अब महाराष्ट्र की राजनीति में यह सवाल गर्म है कि क्या पवार 2024 के चुनाव के लिए दोनों तरफ से संभावनाएं बचाकर रखना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो महाविकास अघाड़ी का क्या होने वाला है। हालांकि पवार कई मौकों पर बोल चुके हैं कि एमवीए विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में एक साथ उतरेगा, लेकिन सवाल है कि जब विधानसभा और लोकसभा में साथ उतरना है तो बाजार समितियों के चुनाव में अपनी साझी ताकत क्यों नहीं दिखाई। इससे एक संदेश भी जाता कि विपक्ष एक साथ खड़ा है, और बीजेपी को संदेश जाता कि एकनाथ शिंदे के माथे पर बागी होने का ठप्पा लगाने के बावजूद वो महाविकास अघाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की सोच ही शरद पवार की थी। वो पहले नेता थे जिन्होंने कहा था कि यह सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। जब सरकार गिर गई तो पवार पहले थे जिन्होंने कहा कि हम मजबूती से उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, और जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए तब भी पवार पहले थे जिन्होंने कहा कि यह सरकार अपने अंतर्विरोधों की वजह से बीच में गिर जाएगी। और इसके बाद जब सवाल उठा कि महाविकास अघाड़ी बचा हुआ है या खत्म हो गया है, तो पवार ने कहा था हम साथ मिलकर चुनाव में उतरेंगे और बीजेपी को हराएंगे। यह राजनीति ना कमाल की चीज होती है। पवार को ऐसे ही खिलाड़ी नहीं कहा जाता है। कभी वो खुलकर मोदी के साथ नजर आते हैं, तो कभी खुलकर अडानी के साथ नजर आते हैं, तो कभी खुलकर विपक्षी एकता का दावा भी कर देते हैं। कहा जाता है कि पवार हर जगह है, हर खेमे में है और कहीं नहीं है। यह कमाल का हुनर है जो राजनीति में बहुत कम लोगों के पास है। लेकिन इस हुनर के बावजूद राजनीति का खेल देखिए, पवार की पार्टी एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो बैठी और एनसीपी महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी भर रह गई। हालांकि पवार के साथ ही सीपीआई और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोया, लेकिन पवार के संबंधों और संपर्कों को देखते हुए ये हैरान करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं जहां कहीं भी हमारा वीडियो देख रहे हो, आप यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, ट्विटर पर देख रहे हो, लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। आने वाले दिनों में हो हमको और किन किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। नमस्कार।